चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। द नंबर्स द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। और आपको पता है ये दो फैक्टर कौन से होते हैं? द नंबर इटसेल्फ एंड वन। ठीक है। एक और हैशटैग यहाँ पे लगाने वाली बात यह है, टू इज द ओनली प्राइम नंबर यू नो। टू इज द ओनली प्राइम नंबर जो आपको पता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। ठीक है। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या माइनस टू भी ओनली प्राइम नंबर में आएगा या वो प्राइम नंबर नहीं आता है? जस्ट क्यूरियोसिटी। सिद्धि, यश, हम्म, अभी आज ये ज्वाइन नहीं हुआ है शायद से। ठीक है। बताइए, तनिष्का ज्वाइन नहीं हुई है अभी। हम्म, बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ ओके ज्वाइन हो गए हैं? वैभव ज्वाइन हो गया है, वंदिता हो गई है ज्वाइन। चलिए बताइए मुझे, क्या मैं माइनस टू को प्राइम नंबर कह सकता हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ अलग चीज मेंशन करी है, दैट टू इज द ओनली प्राइम नंबर, सॉरी ओनली प्राइम नंबर क्या लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। करेक्ट कर लो उसको। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर्स में टू ही सिर्फ एक लौता प्राइम नंबर है, बाकी इवन नंबर्स प्राइम में नहीं आते हैं। तो अचानक से दिमाग में एक बत्ती जली, सर ये माइनस टू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू से अबाउट माइनस टू? ये माइनस टू प्राइम में आता है या नहीं आता है? मैं रखूं उसे या नहीं रखूं? Sir, हम्म। सर। can you hear me? यस यस, बोलो। सर, मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में कि -2 हो सकता है या नहीं। तो जिससे है वो बताएं, वंदिता, सिद्धि, सर इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। एंड वाई? वाई? Prime numbers are greater than 1 or which are whole numbers. Which are whole numbers. Prime numbers are greater than 1 and which are whole numbers. And also, if we go by definition, what does the definition says? The numbers which have only two factors are called prime numbers. What about minus 2, sir? It have थ्री फैक्टर्स। एक माइनस वन से भी डिवाइड होगा, वन से भी डिवाइड होगा और टू से खुद से डिवाइड होगा। है मैं करेक्ट? सो माइनस टू को हम प्राइम में नहीं रख सकते। सो इज इट क्लियर कि क्यों हमारे प्राइम नंबर्स पॉजिटिव होल नंबर्स में आते हैं? इस कारण से आते हैं। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर तो ठीक है, अब हमने प्राइम का अगर डेफिनेशन कर दिया है तो हम समझ गए यहां पर कंपोजिट नंबर में आएगा नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन two factors are called composite numbers. Okay. Next one is co-prime. Co-prime number के बारे में सिद्धि, Yes, co-prime sir. number? हाँ It is a set of numbers or integers which have only one as their HCF. HCF, yes, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। द नंबर्स या फिर द सेट ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 are called co-prime number। सर नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझाएं। लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, टू थ्री, उसके बाद में टू फाइव, उसके बाद में 17 18 एंड सो ऑन, 7 9, ऐसे बहुत सारे सेट्स बना सकता हूं। ठीक है। इन दोनों नंबर्स में अगर आप चेकआउट करेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय वन के। वन हर एक में कॉमन फैक्टर रहता है, इसीलिए हमने उसे क्या कहा?
को प्राइम नंबर कहा। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक हैशटैग, थोड़ा सा ट्विन प्राइम को थोड़ी देर के लिए साइड में हटाते हैं, बाद में लिखेंगे, कुछ हैशटैग लगा लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, कंपोजिट नंबर में भी एक हैशटैग था हमारे लिए, आप लिख लिए वहां पर 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये ध्यान रखें, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन, अब आते हैं को प्राइम की तरफ। को प्राइम में हैशटैग लगाएं और वहां पे मेंशन आउट करें एनी टू consecutive any two consecutive numbers are always co-prime। देखिए, चेकआउट करिए क्या सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है 17, 18, 18, 19, 19, 20, ये हमेशा को प्राइम रहने वाले हैं। सो एनी टू consecutive numbers are always co-prime। नेक्स्ट, इसको और एक नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिस सेक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव कोप्राइम। रिलेटिव कोप्राइम, तो कभी किसी क्वेश्चन में रिलेटिव कोप्राइम आ गया तो हैंग मत हो जाना, ये कोप्राइम के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक डेफिनेशन छूट गई है, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को जगह बनवाता हूं, जो कि हमारी 10th डेफिनेशन थी, एंड इट वाज ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, चलिए कौन बता रहा है? रुद्राक्ष, क्या आपने चेकआउट करा? तनिष्का भी अब ज्वाइन हो गई है, आयुष भी आ गया, गुड। हाँ जी, बताइए, ट्विन प्राइम के बारे में नहीं किया होगा रिसर्च, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता दीजिए कि नहीं हुआ तो मैं दूसरे की तरफ मूव करता हूँ फटाफट फटाफट। नहीं सर, सॉरी। नहीं, तो करना चाहिए है ना, अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, सो यू मस्ट यूटिलाइज योर टाइम परफेक्टली। ओके, तनिष्का, आयुष, ओके, तनिष्का, आयुष, क्या कोई किसी ने रिसर्च किया थोड़ा बहुत अबाउट ट्विन प्राइम नंबर? सर हाँ, आयुष ने कुछ मैसेज डाला है। आयुष बेटा क्या हो गया, अनम्यूट कर लिया करो। इट इज प्राइम दैट इज either 2 or less more than another prime number, not proper। और कुछ डेफिनेशन बताएं। श्रीराम बेटा तुझसे अभी नहीं पूछा, मुझे इनसे पता करने लिए इन्होंने भी काम किया या नहीं किया है ना। तनिष्का, यश, यश ने भी अभी तक एक भी डेफिनेशन नहीं बताई है। Sir, a twin prime number is a prime number that has prime gap of 2. That has a gap of 2, तो गैप के लिए प्रॉपर वर्ड हम कहें ना तो डिफरेंस होता है, क्या कहते हैं? डिफरेंस। तो इसको अगर हम प्रिसाइज डेफिनेशन कहें ना, सो एनी टू प्राइम नंबर्स हैविंग difference of 2 are known as twin prime numbers। एग्जाम्पल की तरफ समझाएं सर, 3 और 5, 5 और 7, और कौन सा, 1 और 3, ये आएंगे क्या? जरा सोच के बताइए इसके बारे में। 1 और 3 सर, हाँ जी बोले। सर 17 and 19। 17 and 19, यस 17 and 19 आएगा। मुझे एक डाउट आया, इसलिए मैंने पूछा, मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया। ये 1 और 3 क्या वाला है सर? क्या 1 और 3 आएंगे? सोच के बताना। और एक और क्वेश्चन मेरे मन में इसकी वजह से आया, क्या 1 प्राइम नंबर है? No, sir. One is not a prime number nor a composite. यस, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये ध्यान रखें, 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि उसका फैक्टर सिर्फ एक ही आता है, और जबकि हमने क्या बात करी थी, प्राइम नंबर के लिए कम से कम सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और ये दोनों ही सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए हमने मना कर दिया कि भैया हम तुझे इंक्लूड नहीं करेंगे।
इसीलिए 1 यहाँ पर दोनों ही चीजों में नहीं आता है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जो लोग कल एब्सेंट है, जो कल नेटवर्क की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाए थे, कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। एक क्विक रिवीजन बता देता हूँ। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले, देन वी मूव टू होल नंबर। आई होप ये सारी चीजें आप जानते हैं। चाहे तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं 2-2 सेकंड के लिए होल्ड करते चलता हूँ। सो फर्स्ट वी मूव टू नेचुरल नंबर, देन होल नंबर पढ़ा। उसके बाद में होल नंबर के बाद इंटीजर्स पढ़े। उसमें 2 कैटेगरी स्पेशल आई जो आपको एमसीक्यूज में आती है इस साल से, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। देन वी मूव टू रैशनल नंबर। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छे से ले पाए। हमने कल इस एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा किया था। यहाँ पे था P/Q और ये हमारा रैशनल नंबर था। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पेज। इससे ऊपर हमने पहले एक नंबर सिस्टम पढ़ा था जिसका हमने ट्री डायग्राम बनाया था। ठीक है, कि हमने इनकी एक वंश वृक्ष बनाई थी जिसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है, जरा बेटा परत सुरू झालं. अनम्यूट हुआ है, म्यूट कर लो फटाक से। एक खायची बुक दे ना. हम्म, समृद्धि, ओके गुड। चलिए, ये आपका नंबर सिस्टम का ट्री डायग्राम जो कि कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, और बताया था इसमें कि कैसे कैसे नंबर सिस्टम हमने पढ़े हैं। ये नंबर सिस्टम कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, किससे डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम मूव किए थे रियल नंबर के पास, ये भी आप रख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। और इसी में हमने प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम इनको छोड़ दिया था, जो कि मैंने आपसे उम्मीद करी थी कि आपको कंप्लीट करना है। ठीक, ओके। और ये था लास्ट पार्ट हमारा नोट वाला, जहां पे हमने रैशनल, रैशनल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, रैशनल इरेशनल में क्या होता है, और इरेशनल इरेशनल में क्या होता है। सो नाउ अब हम मूव कर रहे हैं नए नंबर सिस्टम की तरफ जो आपको 11th में इंट्रोड्यूस होने वाला है। मैं उसका सिर्फ थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा। हेडिंग लगा ले, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए। सबसे पहली चीज, अगर मैं कभी लिखता हूं ऐसा, x² - 1 इज इक्वल टू 0, तो कोई मुझे x की वैल्यू बता सकता है क्या कि x की वैल्यू क्या X की आएगी? वैल्यू 1. 1 आएगी। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से ले जाता हूं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा x² इज इक्वल टू +1। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो सो इट विल बी +1 एंड -1। ठीक है, ये ध्यान रखें। सिर्फ 1 नहीं आएगा, +1 और -1 आएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए यहां पर हमारे पास 2 आंसर्स आते हैं। ठीक, अगर मैं कभी यहां पर लिख देता इक्वेशन में x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या करते हैं? मुझे x की वैल्यू बताएं। क्या यह कोई फॉर्मूला है जाना पहचाना? यस सर, ये फॉर्मूला है। ये शायद से x - 1 का होल स्क्वायर है। क्या मेरी बात सही है क्या? यस सर. Yes. सर. ओके, अब ध्यान से सुनना हर एक बात, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इस चीज को। ये एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर क्वांटिटी है, एंड स्क्वायर क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। स्क्वायर क्वांटिटी इक्वल टू 0, ये कब हो सकती है? जरा सोच के बताना, कब होगी? कोई भी स्क्वायर इक्वल टू 0 कब हो सकता है? क्या कभी 1 का स्क्वायर 0 हो सकता है क्या?
अरे बोलते जाओ, हाँ या ना बोलो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा। नहीं नहीं 2 का होगा। स्क्वायर 0 होगा क्या? नहीं। 3 का नहीं। स्क्वायर 0 होगा क्या? नहीं। तो सर कब होगा? अरे सर 0 का स्क्वायर ही तो 0 होता है। मैं बोला अच्छा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर बैठी हुई क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? सोच के बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस। और फिर 1 को उधर भेजने के बाद मुझे सिर्फ इकलौती चीज मिली विच इज x इक्वल टू 1। चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह पे 1 पटक के देखो। यस सर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0। सो हम करेक्ट है। तो ध्यान रखें, दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 था तो 1 उधर गया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसीलिए प्लस और माइनस 1 आया। जब मैंने इस क्वांटिटी को सॉल्व किया सो इट वाज x माइनस 1 का स्क्वायर था। दैट मींस ये पूरी की पूरी स्क्वायर क्वांटिटी थी जो यहाँ पहले चेस में बैठी थी। और हमें पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी 0 कब हो सकती है, क्योंकि हमें पता है 0 का स्क्वायर ही 0 होता है सर। इसका मतलब ब्रैकेट में बैठा हुआ 0 है। ब्रैकेट में कौन था? x माइनस 1, उसे 0 रखा, वी गॉट x इक्वल टू 1। अब हम ऐसी बहुत सारी इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले भी, 8 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड या आई थिंक सो 10th में पढ़ा होगा। इसी तरीके से कभी कभी आपको इक्वेशन में इस तरीके के इक्वेशन से पाला पड़ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताए एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोई भी बताए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी? कोई भी? तो जब मैथमेटिशियंस को इससे पाला पड़ा तब मैथमेटिशियंस ने देखा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने जब 1 को उस तरफ फेंका तो इट बिकेम माइनस 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये डाउट क्रिएट कर रहा है। क्यों सर, क्यों डाउट क्रिएट कर रहा है? क्योंकि देखो बेटा, ये है स्क्वायर क्वांटिटी, दिस इज अ स्क्वायर क्वांटिटी। क्या आपको याद है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं इस तरीके से जाऊं, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है? नो सर। नहीं। नो सर सर। दुनिया में एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो सर ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम तो मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं भैया नो सोल्यूशन। हम मना कर देंगे नो सोल्यूशन। पर दिक्कत क्या है, जब आप हायर ऑर्डर मैथ्स या फिर फिजिक्स स्टडी करना शुरू करते हो, कभी कभी आपका पाला ऐसी इक्वेशन से पड़ जाता है। तो कुछ मैथ्स और फिजिक्स के फेनोमेनॉन्स को समझाने के लिए हमने इस चीज को सिंप्लीफाई किया और हमने बोला कि देखो भैया, ये चीज रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो ये कब हो सकता है? मैंने बोला ये ख्यालों में हो सकता है। ये तो ख्यालों में ही होगा ना सर, कि किसी स्क्वायर की क्वांटिटी नेगेटिव के बराबर है। तो हमने बोला भाई ख्यालों में तो नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगता, हम रेप्यूटेड लोग हैं, तो हम जरा अंग्रेजी में वर्णन करेंगे। और हमने इसको लिखा इमेजिनरी नंबर। क्या लिखा मैंने इसे? इमेजिनरी नंबर। कि बेटा ये रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, हाँ इमेजिनेशन में ये तेरे लिए पॉसिबल है। तो अब किसी ने बोला सर इमेजिनरी नंबर है तो कुछ सिंबल बनाइए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, आई गॉट अंडर रूट ऑफ -1 और इसका नाम मैंने दिया आयोटा। आयोटा इज अगेन अ ग्रीक अल्फाबेट। आयोटा इस तरीके से लिखा जाता है। और ये आयोटा किसे रिप्रेजेंट करता है?
इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। और यहीं से शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की। ऐसे नंबर सिस्टम जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a+ib के फॉर्मेट में, जहां पर a and b both are real number and I is equal to under root of -1 is known as कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, क्या सबकी नोटबुक आज रेडी है? मैंने कल यस नोटबुक सर। बोली थी आपको। Yes. ओके, Yes, आई sir. होप अगर होगी साइड बाय साइड नोट में लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, नीचे लिखे, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू, ये z इसी तरीके से बनाना कृपा करके, है ना, कोई भी दिमाग ना लगाए कि मैं ऐसा z बनाऊंगा, ऐसा z बनाऊंगा, ऐसा ना करें। जैसा मैंने z बनाया है उसी सिंबल में चले। z इज इक्वल टू a+ib, द नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a+ib। यहाँ पे आप एक सेमीकोलन लगाए, जिसका मतलब था सच दैट a, b। ये कैसे पढ़ते हैं इसको यार? कल मैंने इसको पढ़ना सिखाया था आपको। ए बी बिलोंग्स टू रियल Belongs नंबर्स। to यस, a, b बिलोंग्स टू r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। परफेक्ट। सो a, b बिलोंग्स टू r एंड लास्ट में लिखिए I कौन है सर? I इज अंडर रूट ऑफ -1, दैट मीन्स इट इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक, क्या आपको समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z इज a, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूं थोड़ा सा और एक जगह। REZ ऐसा दिखा तो आप समझ जाइए कि वो आपसे रियल पार्ट के बारे में जानना चाह रहा है। एंड रियल पार्ट यहाँ पे कौन है? सिर्फ आगे वाला सर, A। कॉम्प्लेक्स पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट को हम दिखाते हैं IM और ब्रैकेट में Z से, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जो कि कॉम्प्लेक्स पार्ट से रिलेटेड हो, मतलब I के साथ जो भी लिखा हुआ है दैट इज नोन एज योर इमेजिनरी पार्ट। याद रखें, इमेजिनरी पार्ट बताते टाइम आपको I नहीं डिफाइन करना, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पर B। सो B इज योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बनता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए चीजों को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया था कल, और मैंने बोला था सारे नंबर सिस्टम का हेड कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप चेकआउट कर पा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा वाला सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल आता है, रियल में रैशनल इररेशनल आते हैं, और ये बाकी की सारी चीजें। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि दुनिया के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कैसे? तो थोड़ा सा सोचते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या 3/5 रैशनल नंबर है? बोलिए। Yes, sir. यस, 3/5 इज रैशनल नंबर। क्या 5 एक रैशनल नंबर है? Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, हम ये मानते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने कल तुमसे पूछा कि z इज इक्वल टू 2 + 3i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस सर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही दिखेगा। ये ए और बी मतलब क्या? ये तो अल्फाबेट्स हैं। यहाँ पर कौन बैठने वाला है? रियल नंबर बैठने वाला है। कौन बैठने वाला है?
रियल नंबर बैठने वाला है. सो 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. पर कल किसी ने अगर आपसे पूछा कि क्या ये 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप कहेंगे यस सर इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बोले सर यहाँ पे आए हैं नहीं और ये क्या बकवास कर रहे हो आप बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो मैं बोलूंगा भाई रुक जा. इस 5 को हम लिखते हैं 5 + 0i. दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ध्यान से सुनिए क्या लिख रहा हूं. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part imaginary part is 0. तो जैसे कि 5 रैशनल नंबर है क्या, यस सर, उसके अपॉन में 1 है. वैसे ही 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, यस सर, उसके आगे 0 आए है, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है. यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मैं तुमसे पूछूं क्या 5 रियल नंबर है, बोलिए क्या 5 रियल नंबर है. यस सर. Yes, sir. यस 5 रियल नंबर है. क्या 5 रैशनल नंबर है. यस सर Yes, 5 sir. रैशनल नंबर है. मैं पूछूंगा क्या 5 प्राइम नंबर है. यस सर. Yes, sir. यस प्राइम नंबर है. अगर मैं पूछूं 5 ऑड नंबर है. यस. Yes, Yes, sir. 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 5 ऑड नंबर है. 5 होल नंबर है. Yes, sir. Yes, sir. गुड. क्या ये नेचुरल नंबर है. यस Yes, सर. Yes, sir. ये ग्रेट. और क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब Yes. यस सर. यस Yes, इट इज अ sir. कॉम्प्लेक्स नंबर. हालांकि आप डिफाइन करते टाइम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is शून्य, whose imaginary part is 0. Am I clear? अब अगर Yes, sir. आपने थोड़ा सेट्स पढ़ा होगा ना, क्या आपने ये ऐसी कोई चीज पढ़ी थी क्या वहां पर सेट्स वाले चैप्टर में. वेन डायग्राम. यहाँ पे कोई सीबीएसई से आया हुआ है क्या, क्योंकि सीबीएसई में जनरली नहीं होता है Sir, शायद से. अक्षिता ना आई नहीं थिंक. होता. Yes, sir. यस यस अक्षिता को नहीं होगा. वेन सेट्स नहीं पढ़ा होगा. कोई दिक्कत नहीं बेटा. 11th में हमारे पास एक चैप्टर है सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन. तो तब हम सेट के बारे में वापस रिकॉल करेंगे सारी चीजें. और मुझे उम्मीद है कि स्टेट बोर्ड वाले भी भूल गए होंगे मैक्सिमम चीज. मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ वेन डायग्राम होता क्या है. वेन डायग्राम जो रहता है ना, ये आपके सेट्स को पिक्चर में रिप्रेजेंट करवाता है. ये आपके सेट को पिक्चर में रिप्रेजेंट करवाता है. पिक्चर से आपका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर आपका एक सेट है ए 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी विच इज 3 4 5 6. ठीक है. तो हम इसको जब दिखाते हैं इस तरीके से डिनोट करते हैं. एक आपका फर्स्ट सर्कल जो है इट विल बी योर सेट ए. सेकेंड विल बी योर सेट बी, जो दूसरा सर्कल रहेगा. इनके नामकरण करते हैं ए सेट बी सेट. सर इनको ऐसा अजीब सा क्यों बनाया, दोनों को मिक्स क्यों किया. तो मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 3 और 4 आएगा, यहाँ पर 1 और 2 आएगा, और बी सेट में आता है 5 और 6. देखो ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन. क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी से. ठीक. ये जो पार्ट है 3 और 4 ये दोनों सेट में आता है. वो सेट ए में भी आता है और सेट बी में भी आता है, इसलिए मैंने उसे बीच में रखा हुआ है. और जो पार्ट कॉमन नहीं है उन्हें मैंने अलग अलग मेंशन किया. इस चीज को हम कहते हैं वेन डायग्राम. ठीक है. अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ए सेट नेचुरल नंबर में आता है, तो बताइए मुझे आता है या नहीं आता है. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. आता है. क्या ये बी सेट नेचुरल नंबर में आता है. Yes. यस सर. Yes, sir. यस आता है. तो हम कहते हैं कि भैया ये दोनों सेट एक बड़े सेट के अंडर में आते हैं. वो बड़ा सेट जो है मैंने उसका नाम दे दिया एन. नेचुरल नंबर के अंदर ये दोनों छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं. अगर मैंने कल लिख दिया, ध्यान से सुनना क्या लिखा हूं, अगर मैंने कल लिख दिया z
तो क्या ये दोनों सेट Z के अंडर में आते हैं? सोच के बताना। Z कौन होता है पहले ये बताओ, मैं भूल जाता हूँ। Z कौन integers. होता है? इंटीजर। तो क्या A सेट भी इंटीजर के अंडर में आता है? Yes, sir. यस सर। B वाला सेट भी इंटीजर्स के अंडर में आता है, तो बड़े सेट में Z भी आ सकता है। अब मैं पूरे नंबर सिस्टम को सर्कल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेन डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बताइए नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा कौन? नंबर सिस्टम याद है कल का ट्री डायग्राम? सबसे बड़ा कौन रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स Complex number. नंबर। सबसे बड़ा रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं सबसे बड़ा जो स्क्वायर बनाऊंगा इट विल बी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा छोटू z से, z डैश से। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, है ना, याद है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल। दूसरा सर्कल हालांकि मैं बहुत बड़ा बना रहा हूं, ठीक है, क्यों बना रहा हूं वो बाद में देखेंगे। ठीक है। छोटा सर्कल होता है इमेजिनरी पार्ट वाला, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इतनी जगह है ही नहीं मेरे पास, आप समझ लें कि यहाँ पे आ गए इमेजिनरी नंबर सारे। ठीक। बड़े सर्कल, यहाँ पर कौन आने वाला है? रियल नंबर्स आने वाले। कौन आने वाला है? रियल Real नंबर, एंड इट numbers. विल बी सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंडर में कौन आता है सर? तो रियल नंबर के अंडर में एक आता है Q और दूसरा आता है Q डैश। तो अगेन मुझे यहाँ पर दो बड़े बड़े गोले बनाने पड़े, एक छोटा एक बड़ा गोला बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बनेगा Q डैश का गोला और दूसरा गोला बनेगा Q का गोला। Q मतलब रैशनल, Q डैश मतलब इररेशनल। रैशनल नंबर के अंडर में कौन आता है सर? तीन गोले आते हैं छोटे छोटे। कौन सा? एक आता है सोच के बताइए। मैं हालांकि ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इरेशनल नंबर के गोले को हटा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। रैशनल नंबर के अंडर में कौन कौन आता है, जरा सोच के बताना आराम से। रैशनल नंबर में कौन कौन आता है क्यू के अंडर में? सर एक सर आता है, Positive. हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक सेट आता है नेचुरल नंबर का, एक आता है होल नंबर का, और एक आता है इंटीजर्स का, है ना? तो सबसे पहले कौन सा गोला बनाऊं, पहले ये बताओ, नेचुरल, होल या इंटीजर? Integers. Integers. यस, इंटीजर। इंटीजर। मतलब इससे छोटा वाला जो सेट बनेगा वो बनेगा सर हमारा इंटीजर का। इंटीजर के अंदर कौन बैठेगा सर? होल इंटीजर के नंबर्स। Whole numbers. होल नंबर्स। यस, परफेक्ट। देखो पूरा का पूरा वेन डायग्राम तुमने खुद ने बनवा लिया मुझसे। फिर बैठेगा होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स। Natural numbers. नेचुरल नंबर। सो दिस इज द कंप्लीट वेन डायग्राम जो हमने कल पढ़ा था, उसका वेन डायग्राम बनाया हमने। ठीक है। अरे स्क्रीन क्यों रोटेट हो गई? चलिए चेकआउट करें क्या इसी तरीके का था। इसमें हालांकि एक चीज छूट गई हमारी, जो कि आप जानते हैं, एक सर्कल मुझसे छूट गया बनाना जो मैंने बनाया नहीं। वो साइड में था Q डैश का गोला, क्योंकि जगह कम थी इसलिए। ठीक। पर उम्मीद है आप वेन डायग्राम समझ गए कि किसके अंदर कौन आता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटे इमेजिनरी और रियल पार्ट, रियल पार्ट से छोटा रैशनल, रैशनल से छोटा इंटीजर, इंटीजर से छोटा होल, और होल से सबसे छोटा नेचुरल नंबर। ये पूरा नंबर सिस्टम हमने एक डायग्राम में कंप्लीट किया। होप ये क्लियर हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और छोटी छोटी चीज, या इसको मैं बाद में इलेबरेट कर दूंगा, ऐसा करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया है क्या कहना चाह रहा है? अगर कल परसों में ऐसा लिखूं, सोच के बताना। 2 - 3 आए, और अगर मैं आपसे पूछूं REZ बताओ और IMZ बताओ, बताइए रियल पार्ट ऑफ Z क्या रहेगा? टू। 2। 2. और इमेजिनरी पार्ट? -3 आर। यस, -3, है ना? सिर्फ 3 नहीं बोलना है। क्यों सर -3 क्यों बताना है? क्योंकि मैंने जब आपको डेफिनेशन दी थी, आई सेड A प्लस IB, यहां पर प्लस का साइन था। ठीक है। तो अगर माइनस आ रहा है तो आप उसको माइनस के साथ कंपेयर करेंगे और -3 एज इट इज मेंशन करेंगे।
चलिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? अगर मैंने लिखा कि मेरा Z1 है a प्लस IB और मैंने कहा Z2 है C प्लस ID और मैंने कहा कि Z1 इज इक्वल टू Z2, इसका मतलब ये होता है Z1 इज इक्वल टू Z2 इम्प्लाइज, ये पता है ये आपको, ये सिंबल होता है इम्प्लाइज का, है ना। इम्प्लाइज का मतलब होता है अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका रिजल्ट है ये सामने वाला, इफ देन वाली सिचुएशन है ये। ओके, सो Z1 इज इक्वल टू Z2 का मतलब होता है कि रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वेट करते हो, अन्यथा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। पहली चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, होता क्या है क्या नहीं होता है, बाकी और डिटेल में हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब स्टडी करेंगे। हम पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं वो भी आपको आइडिया दे देता हूँ, ताकि अगर आपके पास समय है तो थोड़ा रीड करके रखें। मैं पहला चैप्टर आपका लेने वाला हूं एंगल, ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो एंगल को कैसे मेजर करना है, एंगल के क्या बेसिक्स होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आई थिंक सो ये पार्ट 2 में है, चेकआउट करें, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक आ गई है तो आप चेक कर सकते हैं बाद में आराम से। ठीक है, अच्छा किस किसने टेक्स्ट बुक ले ली है? सबने ले ली है या अभी तक डायलेमा सिचुएशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है? यस सर, तुम्हारे कोई मैंने सीटी Yes, sir. सीटी कौन कौन देने वाले अपने में से? सीटी कौन कौन दे रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। अक्षिता सीटी देने वाले हो या कुछ फिक्स नहीं है? सिद्धि यस Yes, देने sir. वाली है। Yes, sir. ओके, आयुष, रुद्राक्ष, अगर कर रहे हो मुझे चैट सेक्शन में पर्सनल इस पे मैसेज डालो यहाँ पर कि कौन कौन सीटी देने वाला है, मैं बाद में चेकआउट करता हूँ। ठीक, अच्छा, इस वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, ठीक है, इसी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, इसे मैं हैशटैग में रखता हूं। सो एन, और ये मैंने बनाया, ये क्या सिंबल होता है? जिन्होंने सेट्स पढ़ा है मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, सोच के बताना ये मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं एन और ऐसा कुछ सिंबल बनाता हूं और डब्ल्यू लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? याद आ रहा है किसी को? N is set of W. सबसेट ऑफ डब्ल्यू, क्या सबसे लिखते हैं हाँ हम? सबसे ये एन, या फिर कहें तो नेचुरल नंबर इज, इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ होल नंबर। मतलब हम कहना चाहते हैं नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर के अंदर आते हैं। और ये देखो ना, मैंने डायग्राम से शो किया हुआ है, नेचुरल नंबर जो है वो पूरा का पूरा होल नंबर के अंडर में आता है। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में आते हैं। तो सर आगे क्या लिखा है, इतना बड़ा क्यों लिखा है? मैं वही तो कह रहा हूं, होल नंबर खुद इंटीजर का पार्ट है, इसको आई से रिप्रेजेंट करो या कैपिटल जेड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड खुद रैशनल नंबर का पार्ट है, रैशनल नंबर खुद रियल नंबर का पार्ट है, और रियल नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। इससे एक बात और क्लियर होती कि नेचुरल नंबर से होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, जैसा कि हमने 5 के बारे में स्टडी किया था। 5 क्या है? नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है, रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है, जीरो कौन कौन में आता है जरा बताएंगे कोई? क्या जीरो किस किस में आएगा? डब्ल्यू में आएगा, होल W. नंबर। जेड, Yes, sir. Yes, sir. क्यू, आर और जेड, सब में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक Yes, है, sir. Yes, अब sir. मैं पूछ रहा हूँ रूट टू के बारे में। रूट टू किस किस में आएगा? रूट टू किस किस में आएगा? क्या रूट टू डब्ल्यू में आएगा? No. Yes, sir. No. सोच के, नेचुरल नंबर और होल नंबर,
होल नंबर कौन होता है? यस सर बोलने वाले। 0 1 0 2 से 3 4 याद आया क्या? Yes, यस sir. सर। तो √2 थोड़ी ना आता है उसमें होल नंबर में, तो नेचुरल नंबर भी नहीं है और होल नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे सर? रैशनल के पास जाएंगे। जेड जेड में आता है कि जेड में? इंटीजर्स में। इंटीजर में। √2 इंटीजर है क्या? √2 इंटीजर है क्या? इंटीजर में कौन आता है जरा बताओ मुझे। सोच के सोच के सोच के सोच के। इंटीजर में कौन आता है? इंटीजर में आता है सर 1 2 3 4 0 -1 -2 -3। मुझे बताइए क्या ये इंटीजर में आता है? नहीं सर, ये इंटीजर भी नहीं है। ये इंटीजर भी नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इंटीजर भी नहीं है। ओके सर, क्या ये क्यू के अंडर में आता है? क्यू क्या होता है जरा बताएं। क्यू क्या होता है? Rash. Rational रैशनल नंबर। रैशनल। रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है √2? No, sir. It is a रैशनल। irrational number. हाँ सर, ये रैशनल भी नहीं है, तो कहाँ गया सर? अरे इसके पड़ोस में जो गोला बनाया था ना अपन ने, क्यू के साइड में जो बनाना छोड़ दिया था मैंने, वही था। ये किस में आता है? क्यू डैश में आता है सर। इट इज इरेशनल। ओके, इरेशनल हो गया। पर क्या ये रियल नंबर है? Yes, sir. यस सर। यस, रियल नंबर। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। और क्या ये इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है? Yes, sir. Yes, sir. यस, यस क्योंकि सर। दुनिया के सारे नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो किसी ने पूछा √2 कहाँ कहाँ आता है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। आराम से सारे दिमाग में अभी डाउट्स क्लियर कर लो, ताकि हमें बाद में तकलीफ ना हो। चलिए मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा अगेन इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों की इसके भी बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। कुछ लोग हंसेंगे कि सर ये क्या ले रहे हो, पर देखते हैं। HCF एंड LCM। और हालांकि आप ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक सो 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, पर फिर भी इसका लेने का उद्देश्य इतना है कि बच्चों को अभी भी 11th 12th में आने के बाद में मैं इसी चीज में प्रॉब्लम फेस करता हूँ सबसे ज्यादा। और उसमें से LCM में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करते करते थक जाता हूँ हर बार। चलिए, HCF आपको पता है क्या होता है? HCF कोई बताए मुझे जरा सा। Highest हाईएस्ट common कॉमन factor. फैक्टर। यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन बिटवीन टू और मोर नंबर्स। ध्यान से, नंबर्स और एक्सप्रेशन। अभी तक एक्सप्रेशन आपको आया है, मैं धीरे धीरे उसकी तरफ जाऊंगा। नंबर्स या फिर एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं। एग्जाम्पल में पहले से मैं ले रहा हूं 3,7 का HCF बताएं। 1। 1। 3 और 7 का HCF 1 आएगा। ओके। 3 6 9 का HCF 3. 3 आएगा, सबसे छोटा नंबर। जब वो हाईएस्ट बोलते हैं अंग्रेज लोग, तो आपको सबसे छोटा नंबर पकड़ना है ना, ध्यान रखना। 3 6 5, सोच के बताना। 1. 1. 1 3 6 5, तीनों में क्या कॉमन है सर? तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है। कैसे ढूंढा? जिनको याद नहीं है उनको थोड़ा पिछले जमाने में ले चलते हैं। 3 1 3, इस तरीके से। 6 को लिखते हैं 2 3 3 1, और 5 को लिखा जाता है 5 और 1। जो कॉमन फैक्टर रहते हैं ना, उन्हें सर्कल करते थे हम, याद आ रहा है आपको? सर्कल किया जाता था। और तीनों में कॉमन है, तो हम उसे कहते थे बेटा ये HCF है। तो यहाँ पर तीनों में HCF कौन है? 1 है। आई होप अब ये याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब मैं जा रहा हूं थोड़े से अगले लेवल पर। मुझे बताएं कोई भी x+1 x³ इसमें HCF क्या आएगा? X square. x² x, और कोई सोच के बोलो। दोनों दोनों में क्या कॉमन आ सकता है?
अरे क्या हो गया? थोड़ी देर पहले HCF LCM मैंने स्टार्ट करा था, तो सोच रहे होंगे अरे यार क्या बकवास चीज चालू हो रही है, बताएं। अक्षिता, आयुष, रुद्राक्ष, समृद्धि, तो सिद्धि, तनिष्का, वैभव, कोई भी, यस कोई भी बोले। Sir, x square and 1 also. x square and 1 also। हाँ जी, और कोई? एक ही तरफ से आंसर आ रहा है, दूसरे भी हैं, तुम में भी पोटेंशियल है पगलो, बताओ सर थोड़ा सा। ओनली बोलो। x। ओनली एक्स द करेक्ट आंसर है। अब कुछ बच्चों के सवाल आया मन में, कैसे सर? मैंने बोला ठीक है ना, अपन पिछले बार की तरह चलते हैं, x इंटू एक्स प्लस वन, और दूसरा है एक्स क्यूब। मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। एक्स क्यूब का फैक्टर सबसे पहले मैं एक्स से डिवाइड लगा रहा हूँ। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स बचता है ना, और एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो वन बचता है। पहले मैं छोटे बच्चों की तरह चलेंगे, फिर बड़े बच्चों की तरह करेंगे। एक्स से डिवाइड किया तो ये पहला वाला एक्स कट जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स प्लस वन, एंड देन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने एक्स प्लस वन से डिवाइड किया तो मेरे पास बचा वन। अब कॉमन फैक्टर, सर्कल, एक ही चीज मिली, क्या और कोई चीज आपको मिल पा रही है? जरा चेकआउट करें, क्या और किसी को मैं सर्कल कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ x एक HCF है। और एक बड़े बच्चों की तरह कैसे करें सर? बड़े बच्चों की तरह क्या, सामने सामने करो। एक्स क्यूब को लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस वन को लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस वन, और अब सर्कल आउट कर दीजिए। ये आपने पढ़ा था 7th क्लास में शायद से, जब आपको पॉलिनोमियल्स नाम की चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, तब आपको HCF LCM सिखाया गया था इसका। ठीक, आई होप क्लियर है। मैं नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूँ, अगेन सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लगा रहा हूँ, मुझे HCF बताना है आपको। लिख रहा हूँ क्वेश्चन, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, नेक्स्ट है x प्लस वन और x। चलिए इसका HCF बताइए मुझे, दोनों में क्या कॉमन है? अरे कौन सा रॉकेट, रॉकेट साइंस कहाँ लग रहा है अपना? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? जो X सेमीकोलन, plus 1. ये सिर्फ उतना ही तो है सर, x प्लस वन है और कोई नहीं है। दिस इज योर HCF, दिस इज योर HCF। ठीक है, इसी को हम कॉमन निकालना भी कहते हैं लेटर ऑन, जब आप ये चीजें पढ़ेंगे, जब मैं लिखता हूं ऐसा कुछ, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और मैंने बोला यार इन दो टर्म्स में से कोई कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलेगा जरा बताओ सोच के? X plus 1. x plus 1 x यस, प्लस वन। निकाला। तो ब्रैकेट में क्या बचा? पहली टर्म से x प्लस वन चला गया, क्या बचा मेरे पास? x प्लस टू। X plus 2 minus 2 X. minus 6 माइनस एक्स। अगर कभी ऐसा हो जाता यहाँ पे सिर्फ x प्लस वन ही रहता, तो क्या कॉमन निकालने के बाद लास्ट में क्या टर्म बचती? 1. x प्लस 1 टू। देखो, यहां से x प्लस वन चला गया तो बचा x प्लस टू, जो कि मैंने लिख दिया। यहां से x प्लस वन जाने के बाद में बहुत से बच्चे इसको जीरो लिख देते हैं ना, यहाँ पर बचेगा वन, और इस बात का ध्यान रखें। क्या आपको माइनस साइन कॉमन निकालते आती है? वो भी मैं पूछ लेता हूं आपसे। अगर मैं कल लिखूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, और मुझे इसमें से माइनस साइन बाहर निकालनी है, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस minus 2x 2x प्लस 3। यस, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। चलिए, मेरे बहुत बड़े डाउट्स आपने क्लियर कर दिए। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसी का अगला पार्ट। क्या आपको पता है, इसको अगर आपने हैशटैग में लगा दिया तो भी चलेगा, HCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? A अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन एफ। कभी आपको फ्रैक्शंस मिल गए तो फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकालते हैं? कोई आइडिया? मुझे नहीं लगता ये किसी भी स्टैंडर्ड में शायद से कवर किया होगा, आई होप सो। ICSE में हो सकता है,
सीबीएसई का मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है। आरडी शर्मा में अगर आपने कभी चेकआउट किया होगा रेफरेंस बुक्स में तो मिल जाएगा आपको। तो लिख लें यहाँ पर फॉर्मूला इसके लिए, इट इज HCF ऑफ ACE अपॉन LCM ऑफ PDF। मतलब जब कभी भी फ्रैक्शंस का HCF निकालने की बारी आती है तो उसे कैसे निकाला जाता है, न्यूमरेटर का HCF, ये सारे न्यूमरेटर्स थे, और डिनोमिनेटर का LCM अपॉन में लिख दिया जाता है। तो ये एक नया फॉर्मूला है, अपनी नोटबुक में ऐड कर लें। देखो अभी भी कुछ चीजें ऐसी बेसिक्स में बची हुई है जो आपकी स्टडी नहीं हुई थी, ये लिख लें वहां पर आराम से। तो कोई मुझे बताएगा अपने नोटबुक में सॉल्व करके बताएं, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं आपके लिए। HCF ऑफ 2/3, 3/4, 4/5 बताएं कितना आ रहा है ऊपर वाले फॉर्मूले को देखकर, ऊपर वाले सर फॉर्मूले को 1/60। यस 1/60। देखो उसने बहुत फास्ट लिया, जो लोग कर रहे हैं ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। इसका मतलब होता है सर HCF ऑफ 2, 3, 4, 2, 3 और 4 तीनों में क्या कॉमन है सोचना। मैं वापस से बता रहा हूँ, बहुत बार बच्चे 2 बोल देते हैं कि 2 भी कॉमन है, नहीं, मेरी बात हो रही है तीनों में क्या कॉमन है। जब मैं HCF पूछता हूँ तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है सर, 1 कॉमन है, ठीक है। और नीचे अपॉन में क्या चाहिए मुझे, LCM चाहिए, LCM ऑफ 3, 4, 5। आपको अगर LCM याद होगा आप इस तरीके से LCM लेते थे और डिवाइड करना शुरू कर देते थे, ठीक है। सो इट विल बी 60 एंड आंसर इज 1/60, ठीक है। सो HCF ऑफ 2/3, 3/4 एंड 4/5 इज 1/60। आराम से लिखो। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड योर नेक्स्ट पार्ट इज LCM, ठीक है। अगेन LCM आपको पहले से पता है, पर मैं क्यों कहता हूं कि 11th 12th में मैं बार बार प्रॉब्लम फेस करता हूं, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। LCM जैसा कि आप जानते हैं इट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और कहे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगेन जैसा कि अंग्रेज कह के गए, उन्होंने लीस्ट कहा है तो हमें सबसे बड़ा नंबर उठाना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर numbers और expression is called LCM। तो जैसा कि थोड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे LCM, और पहला नंबर उठाता हूं मैं 2 और 6। 2 और 6 का LCM बताएं जल्दी जल्दी। 2 और 6 का LCM क्या हुआ? 12 18 नंबर। 18 अरे 18 कैसे, 2 और 6 का 18 कैसे, 12 बोल सकते थे एक आध बार तो। हाँ, तो बस यही यही पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था। जब कभी भी 1/2 प्लस 1/6 किया जाता है ना, तो बहुत से टीचर्स, या फिर मैं कहूँ मैक्सिमम टीचर्स ने प्राइमरी में या सेकेंडरी में आपको बस यही पढ़ाया हुआ है। इसका LCM ऐसे लो, है ना, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, और आप लिखते हैं उसे 6 + 2 अपॉन में 12। सो 12 बोलते तो मैं मान जाता कि हाँ भाई आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया, इसलिए 12 इज योर LCM। बट आपको पता है LCM ऑफ 2 and 6 is 6। LCM ऑफ 2 and 6 is 6। कैसे सर? बेसिक्स की तरफ चले। 2 और 6 का LCM, पहले 2 से डिवाइड लगेगा, 2 1 जा, 2 3 जा, फिर हम जाएंगे 3 के पास में, 3 1 जा, एंड दिस इज योर LCM। LCM इज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 6। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं ना, वही हमारा बेसिक है। 1/2 प्लस 1/6 जब कहा जाता है आपसे, तो आपको सिर्फ एक ही मेथड सिखाई गई है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख लें अपॉन में, जबकि ओरिजिनल मेथड ये नहीं है। ओरिजिनल मेथड इज 2 और 6 का LCM होता है 6, ठीक है। देन वी ट्राई टू मेक
डिनोमिनेटर सेम, ताकि हम ऐड कर पाए। मुझे कोई बताएगा 1/2 का डिनोमिनेटर अगर मुझे 6 करना है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से 1/3 से 3 से। किससे? 3 से। पर ध्यान में से, जब 1/2 को मुझे 6 बनाना है तो मैं सिर्फ 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो। एम आई क्लियर? और दूसरे वाले की तो कोई जरूरत थी ही नहीं मुझे, वो तो ऑलरेडी अपॉन में 6 था। तो आपका नंबर क्या बना, जरा सोच के देखना। 3/6 प्लस 1/6, क्या ये ऐड हो सकता है? जरा सोच के बताओ। यस यस सर, सर दोनों के Yes, डिनोमिनेटर sir. सेम है। आप 3+1 करिए, आपको मिला 4/6। अब आपके कैलकुलेशन से चेकआउट करते हैं। आपका कैलकुलेशन था 1/2 प्लस 1/6, 6 प्लस 2/12, दैट इज 8/12, दैट इज 4/6 भी आएगा, और आगे सिंप्लीफाई करके 2/3 भी आएगा। चेक करें क्या बात सही है? यस सर, सही है। यस सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, जब इतनी प्यार भरी मेथड हमारी टीचर ने हमको सिखाई है, ठीक है, तो आप क्यों अलग से मेथड पढ़ा रहे हैं हमको? तो मेरा कहना यह है कि ये आपका बेसिक है। आपको याद होना चाहिए कि आप एलसीएम से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आ गए हो आप 11th और 12th में, और 11th और 12th में कुछ बड़े बड़े सम्स ऐसे आते हैं जहां पर ये फालतू वाली मेथड नहीं चलती है कि उठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर ले लिया। ठीक है, तब आपको बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, और जब आप बेसिक्स के पास जाएंगे तब आपको याद आएगी कि हाँ, एलसीएम मेथड ये होती है। करने का तरीका वापस से बता देता हूँ। 2 और 6 का एलसीएम आता है 6। आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, आप यहीं पे करिए। 3 और 3 भले इसे मन में करिए, ठीक है, और आप लिखिए यहाँ पे 3+1 विच इज 4/6। ठीक। जिनको किसी टीचर ने दूसरे तरीके से समझाया हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे भी समझाते हैं। 2 से 6 को डिवाइड करिए, बताइए कितना आता है? 3 3। 3 उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 3, और आपको आंसर मिल गया 3 प्लस, यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करने पर क्या मिलता है बताएं? 1। 1 1 और उस 1 को जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। दिस इज द ओरिजिनल मेथड। अगर मैं क्वेश्चन में बदलाव करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस सर, बता सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूं, आराम से बताइए। 2/5 प्लस 3/10, क्या हम ओरिजिनल मेथड से? पहले मुझे बताएं एलसीएम कितना आने वाला है? एलसीएम 10 10 एलसीएम। सर ओके 10 सर, आएगा। हाँ 10 आएगा, परफेक्ट 10 आने वाला है। और 5 से 10 को डिवाइड करिए, कितना मिलता है? 2 2। 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर में। कितना मिलता है? 2 2 4 सा 4 4। और नेक्स्ट नंबर के लिए 10 से 10 को डिवाइड करो। 1 1। 1 को 3 में मल्टीप्लाई करते ही आपको कितना मिला? 3। 3 तो आंसर इज 7/10। ठीक है, अब नंबर्स आपके हिसाब से चले, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मेथड भी गलत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। फिर वो आएगा 20 प्लस 15 और अपॉन में 50। इट विल बी 35/50, और फिर ये डिवाइड करके बनेगा 7/10। इस तरीके से नंबर जाएगा। तो जिस तरीके से ये नंबर्स बड़े बड़े होते जाएंगे, आपकी मेथड टीडीएस होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और जब अलजेब्रा आ जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल आ जाएंगे, तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, मैं आगे मूव करता हूं। हम अभी एलसीएम पे स्टडी कर रहे हैं, बाद में हम ऐसे सम्स पे आएंगे गारंटी। नेक्स्ट नंबर लगा रहा हूं मैं आपके लिए, 2 4 8। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? सोच के बताएं जल्दी से। 2 4 8, मैंने जब कहा लीस्ट कह के गए अंग्रेज, तो आपको समझ जाना है कि सबसे बड़ा नंबर बताना है। बताइए। 2 4 8 का एलसीएम आएगा 8। कितना आएगा? 8। अरे क्या हो गया, एलसीएम पे ही सब हैंग हो रहे हैं? क्यों? ये एलसीएम ज्यादा किया नहीं क्या किसी ने? ठीक है,
369 का एलसीएम बताइए, चलिए 369 का एलसीएम। 9. नहीं, मैंने मेथड बताई है ना आपको, 369 का एलसीएम कैसे निकालना है। इतना बड़ा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो, 18 इज द आंसर। चेक करो, पहले 3 से डिवाइड लगेगा, फिर या चाहे तो आप पहले 2 से डिवाइड लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 से। देखिए 2 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो 3 को 3 ही लिखेंगे। 2 से 6 को डिवाइड कर पा रहे हैं तो 2 3 जा 6 लिखेंगे, और 9 को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो 9 ही लिखेंगे। एलसीएम का रूल जिन्हें नहीं पता उनके लिए। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 3, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ओ सॉरी 3 3 जा, और लास्ट नंबर आएगा 3 1 1 1, एंड दिस इज योर आंसर। आपको इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। चेक करिए क्या 18 आ रहा है? यस सर, आ Yes, रहा sir. है 18। ठीक, नेक्स्ट नंबर लगा रहा हूं, आराम से बताइए मुझे इसका। 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। 2, 8. अरे 8 सर, ये ऊपर वाला ही तो क्वेश्चन है, मैंने फोटो बदल दिया है बस। ये 2 4 8 ही तो था, ऊपर देख के आंसर बता देते तो भी चल जाता। समझ रहे हो क्या? 2 4 8 ही दिया था मैंने, बस उसका हुलिया बदल दिया, फोटो बदल के दे दिया। 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, ध्यान से सोचना। 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेस टू 4, 16. एलसीएम बताएं। 16, यस 16। यहाँ पर 8 या फिर कहूं तो 2 क्यूब, 16 मतलब 2 रेस टू 4। तो मुझे बताओ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेस टू 4 अप टू 2 रेस टू n, एलसीएम बताएं। 2 raised to n. यस, 2 raised बड़ा to n. नंबर सर, बड़ा सबसे बड़ा नंबर 2 रेस टू n। सर पिछली बार में क्या गड़बड़ हुई थी बेटा, ये तीनों अलग अलग थे, ये 3 से डिवाइड हो रहा था, ये 3 और 2 दोनों से हो रहा था, इसलिए हमें सोचना पड़ा। ऊपर वाले में क्यों गड़बड़ नहीं हुई? ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे थे, 3 से डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पर हमें दिख गया कि हाँ यार 6 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 4 8 में 2 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, यहाँ पे 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं, यहाँ 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे बड़ा नंबर बता पा रहे थे। धीरे धीरे एलसीएम की प्रैक्टिस करो, आप जज कर पाएंगे। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस 1 और x क्यूब। ठीक है, सबसे पहली चीज कॉमन देखिए, इसमें और इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, और ना ही फर्स्ट और सेकंड टर्म में कोई कॉमन है। क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई कॉमन है? Yes, इसमें और sir. इसमें X. क्या कॉमन है? X. एक्स X. कॉमन है ना? क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। या फिर मैं तुमसे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, इन तीनों का एलसीएम क्या था? इन चारों का एलसीएम 2 रेस टू 4 था, इनका एलसीएम कितना था? 2 क्यूब था। ठीक है, इसका एलसीएम 2 रेस टू n था। तो जरा मुझे सोच के बताना, x और x क्यूब का एलसीएम क्या आने वाला है? सिर्फ दोनों का बताओ। X cube. x और x क्यूब में सबसे बड़ा कौन? x क्यूब। X cube. और ये किसी में भी कॉमन नहीं आता, आप उसको साइड में मल्टीप्लीकेशन में लिख दें। दिस इज योर आंसर। सर करेक्ट है, हमको कैसे पता चलेगा? ले बेटा, साइड में निकालते हैं उसको, मैदान में लाओ और करो डिवाइड। करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो दूसरा तरीका, x के फैक्टर x इंटू 1, x प्लस 1 का फैक्टर x प्लस 1 इंटू 1, और x क्यूब का फैक्टर x इंटू x इंटू x। ठीक है, ध्यान रखें मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? एलसीएम निकाल रहा हूं। एलसीएम का मतलब ये होता है कि कॉमन वाले को सिर्फ एक बार लिखें। कॉमन कौन है? x, एक बार, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लें। तो कॉमन दूसरे बचे हुए कौन थे? x x, और लास्ट वाला बचा हुआ x प्लस 1।
और अब चेक करो क्या ये ऊपर वाला एलसीएम आ रहा है। एलसीएम बिल्कुल नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करेंगे। मुझे लगता है मुझे इसकी कुछ और सम देने पड़ेंगे आपको असाइनमेंट में। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन लगा रहा हूं, और ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई कि क्या एलसीएम बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन। चलिए, x cube into x plus 1. बेहतरीन, जज कर लिया किसी ने फटाक से। बाकी लोग चेक करें, कैसे चेक करें सर? इन दोनों में सबसे बड़ा कौन? एक्स क्यूब। क्यों? और ये तो कहीं पे भी कॉमन था ही नहीं, इसलिए मैंने उसके पास गया ही नहीं, मैंने उसको एज इट इज चिपका दिया साइड। ठीक, एलसीएम की प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं सम दूंगा, चिंता ना करें, पर ये कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे सम्स बड़े होते जाएंगे आपको दिक्कत आती जाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़े से हैशटैग की तरफ, या नोट लिखें, कुछ भी लिखें, 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, जो लिखना है। एलसीएम ऑफ रैशनल, रैशनल, अगर दो रैशनल नंबर का अगर आपको एलसीएम लेना है तो इट इज पॉसिबल, आप उसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है, और सर उसका आप एलसीएम लीजिए, आप मना करके आएंगे, नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं होता है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है। और अगर कोई आपसे कहता है कि एलसीएम निकालिए, पहला इररेशनल है, दूसरा इररेशनल है, तो आप बोलेंगे बेटा ये पॉसिबल तब है, इट इज पॉसिबल इन सेम टाइप ऑफ इररेशनल नंबर। सेम टाइप, मैं सिर्फ सेम टाइप लिखा। अब सेम टाइप से आपका क्या मतलब है सर? ठीक, सेम टाइप से आपका क्या मतलब है? तो मैं जा रहा हूं, जैसे कि पहले आपको एग्जांपल्स उठाते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। एलसीएम ऑफ, सोच के बताना, 2 एंड पाई, बोले 2 और पाई का एलसीएम बता सकते हो क्या आप? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि एक रैशनल है और एक इररेशनल है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल पढ़ाया था आपको कि पाई इज एन इररेशनल क्वांटिटी। प्लीज साइड बाय साइड नोट्स बनाएं, और जब आप आए या फिर मुझे इसके फोटोज क्लिक करके भेजें। सैटरडे का आपका लास्ट लेक्चर रहेगा मैथ्स का, उसके बाद आपकी पूरी नोटबुक का मुझे फोटो क्लिक करके सेंड आउट करें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, चलिए, 2 और पाई का एलसीएम नॉट पॉसिबल सर, हम मना करके आएंगे। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से। एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई स्क्वायर, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई स्क्वायर, तुम्हारे आंसर बताने से पहले ही मैं बता देता हूं नॉट पॉसिबल। क्यों, वो भी रीजन बताता हूं। सेम टाइप का मतलब होता है बिल्कुल सेम, मतलब यहां पर पाई होगा तो यहां पर भी पाई होना चाहिए। सुनना क्या कह रहा हूं, पाई होना चाहिए। पाई स्क्वायर भी नहीं चलेगा, पाई स्क्वायर भी नहीं चलेगा। क्यों सर, क्यों नहीं चल सकता? कॉमन तो दिख रहा है, सेम नंबर है। मैं बताता हूं क्यों नहीं चलेगा, ध्यान से। क्या आप मानते हो पाई का मतलब होता है 3.14278 एंड डॉट डॉट डॉट? यस सर, मानते हैं। तो कोई मुझे बताएगा यस पाई सर। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? पाई स्क्वायर का मतलब 3.142 6 of 6 the नहीं रे, whole 9। square. सुनो सुनो सुनो, स्क्वायर हो रहा है 9 पॉइंट, हाँ उसका स्क्वायर होगा, है ना। पर एक बात आपको पता है, ये पीछे वाले नंबर्स कैसे हैं? पीछे वाले नंबर्स कैसे हैं? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, Non-recurring. नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, ये नॉन कहां तक, टर्मिनेटिंग, ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा इनफिनिट। है। तो तुम्हें लगता है कि ये दोनों सेम सेम कभी भी किसी हालत में हो सकते हैं? नहीं सर, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये 9 पॉइंट और इसका स्क्वायर तो पता नहीं, भगवान जाने क्या होने वाला, क्योंकि ये चीज तो रुकी नहीं रही है ना।
पीछे तो नंबर रुक ही नहीं रहा है, इसीलिए हम कहते हैं पाई एंड पाई स्क्वायर आर नॉट ऑफ सेम टाइप। तो कल परसों किसी ने आपसे कहा पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम निकाल के दो, आप मना करके आएंगे, नहीं सर नहीं करेंगे, नहीं पॉसिबल होता है, हमारे टीचर ने नहीं बोला है तो हम नहीं करेंगे। क्या अब आपको सेम टाइप समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइप एलसीएम ऑफ, आराम से देखें, पाई और 3 पाई, एलसीएम ऑफ पाई एंड 3 पाई, क्या अब सेम टाइप है? यस हाँ। सेम टाइप, यस 3 पाई इज योर एलसीएम, परफेक्ट। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूं, एलसीएम ऑफ √2 एंड √6, ठीक है। अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा, √2 और √6 का एलसीएम निकल सकता है क्या? √2 और √6 का एलसीएम निकल सकता है क्या? तो यहां पर भी एक गड़बड़ है सर, मैं दिखाता हूं क्या गड़बड़ है। पहला तो है √2, √6 को आपको पता है क्या लिखते हैं? √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 लिखते हैं हम। ये सेम टाइप नहीं आ रहा है सर, एक अलग से आ रहा है, एक √3 अलग आ रहा है, इसीलिए इसका भी एलसीएम हम मना कर देते हैं, नॉट पॉसिबल। अब सुनो, जिन बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, अब मैं नेक्स्ट हैशटैग लगा रहा हूं, इससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि सर कब हमें हाँ बोलना है और कब हमें ना बोलना है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि ये तो मैं गरीब बच्चों के लिए समझा रहा था, जो ज्यादा डेफिनेशन नहीं समझ पाते हैं, जो नहीं समझ पाते उनके लिए सेम टाइप में हम खेल रहे थे, है ना, एक जैसे जब होंगे तब। अब अमीर बच्चों के पास आ रहे हैं, अमीर बच्चों के लिए हम डेफिनेशन देंगे, आप डेफिनेशन से सारी चीज समझ जाएंगे। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, इफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज सी, देन इट इज पॉसिबल only if C upon A and C upon B is an integer। अब ये अमीर बच्चों के लिए मैंने डेफिनेशन लगवा दी तुम्हारे, ठीक है। एलसीएम ऑफ A कॉमा B अगर आप कहते हो C है, तो ये तभी पॉसिबल है जब C अपॉन A और C अपॉन B क्या आए? इंटीजर आए, और इसीलिए हमने पहले ही इंटीजर पढ़ लिया है। अब ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस को उठाते, उसमें से मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जानबूझ के उठाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि √2 और √6 का एलसीएम, √2 और √6 का एलसीएम आपका आता है √6, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, ये ए बन गया आपका, ये बी बन गया, देखो मैं डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा हूं, और ये आपका सी बन गया। सी अपॉन ए का मतलब होगा √6 अपॉन √2। मुझे बताइए आंसर कितना आएगा? √3 आएगा सर। क्यों? क्योंकि 3 √6 को हम लिखते हैं √2 इंटू √3 अपॉन में √2 से √2 का आंसर आया √3। क्या ये √3 इंटीजर है? सोच के बताना, क्या √3 एक इंटीजर है? Yes. No, sir. No, sir. No, नहीं sir. ना बच्चा, √3 इंटीजर नहीं है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है। इंटीजर में कौन आता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अंडर √3 इज नॉट एन इंटीजर, और इसी कारण से एलसीएम पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपके लिए? एलसीएम क्यों पॉसिबल नहीं था? अब ऊपर वालों के पास मूव करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, नॉट इंटीजर, therefore not possible, LCM not possible। अब उससे ऊपर वाला उठाता हूं, LCM ऑफ पाई और 3 पाई। तो LCM ऑफ पाई और 3 पाई हमें बच्चों ने बताया था 3 पाई आता है सर, तो चेक करते हैं कि सही में आता है या नहीं आता है। तो एक बार 3 पाई को पाई से डिवाइड करो और 3 पाई को 3 पाई से डिवाइड करो, बताओ जरा क्या आंसर आता है? पहले वाले में क्या आंसर आएगा? 3. 3 आएगा। क्या 3 एक इंटीजर है? Yes. Yes, sir. यस इंटीजर है। 3 पाई को 3 पाई से डिवाइड करो, क्या आता है? 1 आता है। One. यस इंटीजर है। One. सो
ये एलसीएम पॉसिबल है और यही एलसीएम है हमारा। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे चेक करना है आपको एलसीएम पॉसिबल है या नहीं है? इस तरीके से चेक करना है। ऊपर वाला एग्जांपल उठाता हूं एक और, ध्यान से सुनना। एलसीएम ऑफ, जिनको इसमें भी कंफ्यूजन था, 2 पाई और पाई स्क्वायर। बहुत से बच्चों को लगता कि इसका एलसीएम क्या आता, 2 पाई स्क्वायर आता। सर चेक करते हैं क्या 2 पाई स्क्वायर सही में एलसीएम आता है क्या। तो 2 पाई स्क्वायर को 2 पाई से डिवाइड करो और 2 पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर से डिवाइड करो। यहाँ पे तो पाई स्क्वायर कट गया, 2 मिला, आपको इंटीजर मिला, बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिवाइड करके बताओ क्या मिल रहा है। I. यहाँ पे 2 कटा, पाई से पाई कटा, आपको मिला पाई। ठीक है, क्या ये इंटीजर है? नो नहीं सर, No, ये sir. इर्रेशनल नंबर है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। ओके, इसीलिए हम मना करके आए थे कि भैया तेरा एलसीएम पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कैसे आपको ढूंढना है कि एलसीएम पॉसिबल है या नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फटाक से आपको कोशिश करनी है, √3 है और √27 है, या फिर और कोई नंबर है, √12 लगा देता हूं। अचानक से आपके दिमाग में आए कि √36 आ सकता है सर, पर पहले सोचिए कि क्या इसको डिवाइड करने पर आपको इंटीजर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तभी आप उसे एलसीएम मानेंगे, अन्यथा मना करके आएंगे। तो दिस इज वन मोर बेसिक, बिल्कुल हैशटैग लगा लो इसको, अच्छे से स्टार मार्क भी लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से क्लास वाले नहीं बता पाते इस चीज को। ठीक, आप अपने दोस्तों से भी बाद में पूछिएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और आपके लिए लगा रहा हूँ। ठीक, और मुझे बताइए कि एलसीएम पॉसिबल है या नहीं है। एलसीएम ऑफ √2 एंड 3√2। एलसीएम Yes, ऑफ sir. 3 √2. यस पॉसिबल है सर, 3√2 इज योर एलसीएम। और कैसे सर? डिवाइड करके देखें। 3√2 को √2 से डिवाइड किया तो 3 बचेगा, इंटीजर आएगा। 3√2 को 3√2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, इंटीजर आ रहा है। यस, इट इज पॉसिबल। और एलसीएम जो है, एलसीएम है हमारा 3√2। ठीक है, लिख के रखो आराम से, बाद में काम में आने वाला है। सर हाँ जी बोलिए। सर आप पाई और 3 पाई का एक और बार बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पाई और 3 पाई। तो हमने एलसीएम क्या माना था, इसका बड़ा वाला नंबर मानते हैं ना एलसीएम में हर बार। मैंने माना 3 पाई मेरा एलसीएम आना चाहिए सर। तो मैंने बोला पहले चेक कर लेते हैं। 3 पाई को पाई से डिवाइड कर, ये पाई पाई कट गया, क्या मिला तुझे? 3, ठीक। विच इज एन इंटीजर। और 3 पाई को 3 पाई से डिवाइड किया मैंने वापस से, तो ये तो दोनों ही कट गए ना। कितना बचा? 1। 1 बचता है, ये तो पता है ना, डिवाइड करने पर 1 बचता है, 0 नहीं बचता। तो 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 3 इज ऑल्सो इंटीजर, दोनों तरफ इंटीजर मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, इसीलिए पॉसिबल है। और जो मैंने एलसीएम निकाला था वो सही था। अब समझ में आया? और यही चीज मैंने ठीक। पाई स्क्वायर वाले में करी थी। तो पाई स्क्वायर वाले को डिवाइड करते टाइम मुझे एक जगह पाई मिला था, जबकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है वो। ठीक है, इसीलिए मुझे मना करके आना पड़ा कि नहीं भैया तेरा पॉसिबिलिटी नहीं है एलसीएम लेने की। एम आई क्लियर नाउ? फिर Yes, भी sir. कोई डाउट यस है? सर। मैं सैटरडे को क्लास पे रहने वाला हूँ। ठीक है, कुछ एक अपना लेक्चर खत्म होने के बाद आधे एक घंटे बाद मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है पर्सनली आइए, पर्सनली हम डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक, जो लोग कुछ आगे की चीजें पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाय नहीं करना चाहते, और टेक्स्ट बुक तो ऑब्वियसली बेसिक है, टेक्स्ट बुक में से आपके कॉलेज वाले पेपर बनाने वाले हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा आरडी शर्मा। आरडी शर्मा सीबीएसई वाले बच्चे बहुत यूज करते हैं, और आपको पहले से पता है ना अक्षिता? आरडी Yes, शर्मा तुझे sir. पता है। ठीक है, मोनिका कपूर मत लेना बेटा, है ना, मोनिका कपूर तूने कैम्ब्रिज में पढ़ी होगी। मोनिका कपूर आरडी शर्मा की कॉपी है। सो फॉर बेटर सेक, अगर आप जेई नीट और ऐसी कोई बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों देना है? क्योंकि आप अपने अंदर की कोई एक्स्ट्रा चीजें बाहर लाइए। अगर आप लाइफ में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको अलग दिखाएगा।
लोगों से, वरना फिर आप सारे लोगों में कॉमन ही दिखोगे, क्योंकि आप अर्ली स्टेज में स्टार्टअप कर रहे हैं। अभी भी बहुत से बच्चे 10th के रिजल्ट के लिए रुके हुए हैं, आराम से सोते सोते आएंगे। आधे बच्चों का तो एम तक फिक्स नहीं है अभी तक कि क्या करना चाहते हैं, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। अभी तक तो आपके साथ वाले बहुत से बच्चे इन 3 चीजों में ही घूम रहे हैं। अब आपका एम फिक्स है, सो आई वुड से आप चलिए अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करिए। फिजिक्स के लिए धर्मेश सर ने बताया होगा शायद से, HC वर्मा इज द बेस्ट, इससे ज्यादा बेटर चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैथमेटिक्स के लिए मैं कहूंगा RD शर्मा। दोनों अपने गीता, कुरान, बाइबल, जो भी आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, ये बेसिक्स है आपके। ठीक, अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों सर, अभी क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि अभी मैंने कुछ चालू ही नहीं किया बेटा। अभी मैं सिर्फ आपके बेसिक्स ही ले रहा हूं, ताकि ये आपको आगे जाकर तकलीफ ना दे जब हम सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो दीज आर बेसिक्स। RD शर्मा भले ही आप खरीद के रखिए, अगर आपको ई बुक से परहेज है, ई बुक अच्छी नहीं लगती है, तो RD शर्मा अब आपको स्टेशनरी में मिल जाएगी, उसके लेके रखिए, ज्यादा बेटर है। उसमें से हम सॉल्व करेंगे सम लेटर ऑन। ठीक है, एक और हैशटैग मैं लगाना चाहता हूं, शायद से ये बहुत से बच्चे जानते हैं कि अगर HCF ऑफ A, B है C और LCM ऑफ A, B है D, देन एक चीज तो फिक्स है। फर्स्ट पॉइंट इज HCF हमेशा LCM से छोटा रहेगा, और दूसरी पॉइंट ये है कि A इंटू B इज इक्वल टू C इंटू D, या फिर कहे तो LCM इंटू HCF। क्या ये चीज पढ़ी है आपने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में? Yes, Yes, sir. sir. पढ़ी Yes, है। sir. ये चीज होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो मैं एक क्वेश्चन लगा देता हूं और आप मुझे बताएंगे, है ना? क्वेश्चन है, फाइंड प्रोडक्ट, आराम से सोचना, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स whose HCF is 25 and LCM is 5। हमने ऊपर क्या पढ़ाई की थी कि अगर LCM और HCF हमारे पास है तो हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्या आप मुझे यहाँ पर आंसर बता सकते हैं? Find product of two numbers whose HCF is 25 and LCM is 5। क्या हो गया? मुझे दो नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए जिनका HCF है मेरे पास और LCM है। क्या लिखा है हमने? LCM इंटू HCF करने पर मुझे क्या 125। मिलेगा? दो नंबर्स का प्रोडक्ट मिलेगा। 105. सो A इंटू B इज 125। क्या ये करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. है, सब लोग हाँ बोल दो एक बार, मतलब मैं कंफर्म करूं इस चीज को। है, चलिए अब मैं आंसर Yes. लिखता हूं। नॉट पॉसिबल सर। अरे सर ये क्या कर रहे हो, हम इतनी मेहनत करते हो और आप आंसर गलत कर देते हो। एज HCF या फिर कहें तो LCM इज लेस देन HCF। क्या आपने इन दोनों के ऊपर ध्यान दिया? नहीं सर, नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मैंने पहला पॉइंट आपको बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था पहला पॉइंट? LCM बड़ा होगा और HCF छोटा होगा। यहाँ पर क्या है? HCF बड़ा है सर। यस, जो कि नहीं होता कभी। और वो क्यों नहीं होता? वो नहीं होता इसीलिए हमने बोला प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। क्या मेरी बात समझ में आई? सिर्फ कहानी के एक पहलू के ऊपर नजर ना डालें। अभी आप MCQ की दुनिया में उतरने वाले हैं। ठीक है, सीटी भी देने वाले, तो सीटी भी अब कोई कम टफ नहीं रही है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस CBSE लेवल पर अपग्रेड हो चुका है। तो सीटी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है, और यही मैं आपसे कह रहा था। वो लोग कोई रॉकेट साइंस आपसे पूछने नहीं वाले हैं। जो बेसिक्स आपको पढ़ाया गया है उसी के आजू बाजू आपसे खिलवाएंगे। और यहाँ पर वो 4 ऑप्शन आपको चिपका देता। पहला ऑप्शन दे देता 5, दूसरा ऑप्शन देता 25, तीसरा गारंटी के तौर पर 125, और चौथा नन ऑफ दीस दे देता, और आपको
टिक करके आना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आ गई अब आपको क्या कह रहा हूं मैं? हर चीज के ऊपर बारीक नजर रखिए, ये आपको मदद करेगा। ओके, सेम क्वेश्चन दूसरा वाला, अब आप बता सकते हैं। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स whose HCF is 4 and LCM is 24। क्या बता सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 96। 96। अब करेक्ट है। अब दूध का जला छाछ भी फूक के पिएगा, है ना? आराम से चेक करेंगे कि हाँ LCF HCF में कौन बड़ा है। LCM बड़ा है सर, इसलिए पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करके आपने आंसर बताया। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए मैंने बहुत समय ले लिया आज आपके बच्चे लोग, है ना? 1.5 घंटा हो गया, शायद से आप बोर हो गए होंगे, एक ही एक चीज पढ़ रहे हैं कब से। स्टिल मैं आज असाइनमेंट देना चाहूंगा आपको। ये मैं क्लास ऐप पर भी अपलोड करूंगा, आप वहां पे पिक्स अपलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट मस्त सी हेडिंग लगा लें और कृपा करके इसे सॉल्व करें, है ना? सॉल्व क्यों करना है? क्यों सर? तो मुझे मजा आता है असाइनमेंट देने में, ऐसा नहीं है ना? मुझे बिल्कुल दिली ख्वाहिश नहीं कि आपको परेशान करूं, आपकी छुट्टियां बर्बाद करूं, क्योंकि अभी भी आपका 10th का रिजल्ट अवेटिंग है। तो कायदे से अभी भी आपके समर वेकेशन चल रहे हैं। पर सॉल्व क्यों करना है? तो क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, मुझे पता चले मुझे पढ़ाते आता है कि नहीं। तो आप बताएंगे कि सर को पढ़ाते आता है, ये कैसे पता चलेगा कि आपके असाइनमेंट करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और दूसरी चीज मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, क्या आप उसे ढंग से कर पा रहे हैं। और जो चीज नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व तो करिए, पर्सनल लेवल पे मुझे फोटो भेजिए आपके, ठीक है? और मुझे पता चलेगा किस स्टेप पर आपकी गलती हो रही है, मैं उस स्टेप को इम्प्रूव करवाऊंगा आपसे, इसलिए मैं ये करवाना चाहता हूँ। ठीक है, याद रखिए, आप होटल में जाते हैं, पेमेंट करते हैं, तो बिना खाना खाए आ जाते हो क्या? नहीं सर, खाना तो बिल्कुल पूरा खा के आएंगे, उल्टा डबल का खा के। तो फिर यहाँ पर भी पैसे भर रहे हैं, अपने दिमाग को भी जितना खाना खिलाना है खाना खिला दो। और दिमाग का खाना क्या है आपको पता ही है। तो मुझे असाइनमेंट इसलिए नहीं चाहिए कि मैं आपके घर वालों से कंप्लेंट करना चाहता हूँ, यार ये तो कुछ भी नहीं करता है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि जो आज हमने पढ़ा है, जो कल हमने पढ़ा है, क्या आप उसका 60 to 100% कवर कर पा रहे हैं? और अगर 100% कर रहे हैं, फार बेटर है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम से रिलेटेड, एलसीएम ऑफ, ठीक है? सो इट इज 18x² y क्यूब एंड दूसरा नंबर है 8x³ y स्क्वायर। तुरंत ना करें, इसको लिखकर मुझे दें, ठीक है? नेक्स्ट नंबर है 2x - 3 का स्क्वायर एंड 3x - 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज x² + 2x - 8, x² + 3x - 4। नेक्स्ट इज 8 × x³ + 8। और लिखते चलो फटाफट, ये वैसे तो मैं अपलोड कर ही दूंगा आपके लिए, उसकी चिंता ना करें। ई वाला पार्ट है 15a² b, a² - b²। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, वहां पे मेंशन आउट करें सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया मुझे, हम उसके ऊपर और कोई ऑप्शन ढूंढेंगे समझाने के लिए। 40ab² a - b, ई हो गया है। और एक और एफ लगवा देता हूं आपके लिए, x² - 1, x² + 1, x⁴ - 1। ठीक, अगर लिख के हो गया तो मैं नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन भी लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। पर इट इज, डी में, हाँ डी क्वेश्चन में लास्ट लेटर 4 है ना, 3x - 4। सी वाले में, हाँ 4 है, 4 है बच्चे, y नहीं है, 4 है, ठीक है? नेक्स्ट इज HCF, और मैं HCF में पहला वाला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 24a² b 32ab²। मुझे लगता है HCF तो आ जाएगा, है ना, इस उम्मीद में। बी वाला पार्ट है 9a² - 16b²। और जिन्होंने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है, प्लीज नोटबुक बनाएं।
नोटबुक इंपॉर्टेंट है, आपकी हैंडराइटिंग का आपको ज्यादा समझ में आता है, तो प्लीज उसे अच्छी तरीके से मेंटेन करें। 8a³ b²c 16a² bc³ 20ab³ c²। चेक करते चलें सारे क्वेश्चन। किसी में डाउट लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो बताइए मुझे। अच्छा, कितने लोग इस पे यूज कर पा रहे हैं आप पीसी पर? पीसी पर तो ऐसे तो अभी जूम मीटिंग तो आप पीसी पे ज्वाइन कर ही सकते हो, आप क्लास ऐप को भी बाद में चेकआउट कर सकते हो वहां पर। ठीक है, मैंने कल बताया था, किसी को क्लास ऐप वहां पर ओपन करने में दिक्कत आ रही है तो वही बता दें मुझे, मैं हेल्प आउट कर दूंगा। या फिर सैटरडे को मीटिंग करते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता देंगे, घर में सर भी रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए। अगर फिजिक्स में और कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं। सर महीने, हाँ जी बोलिए। वो क्लास का जो ऐप है ना सर, वो हम्म। डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं पीसी पे। पीसी पे बेटा डाउनलोड नहीं होगा ना, पीसी पे कैसा है कि ये तो प्ले स्टोर के लिए बने हुए हैं, मोबाइल्स के लिए बने हुए हैं ना। पीसी पे अब आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही रहेगा सर कि आपको ब्राउजर में जाके ही चेक करना पड़ेगा हर बार। हाँ, पीसी का तो सर मैंने वो वीडियो देखा, मतलब ब्राउजर पे जाके ऐप में वीडियो देखा, तो वो मतलब ऐसा नोटिस आ रहा है कि डाउनलोड करने के बाद ही आप वीडियो व्यू कर सकते हैं। अच्छा, वीडियोस का क्या, मैं वीडियोस का बेटा तेरे को लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। वीडियोस ठीक का है लगे सर। तो मैं अलग से सर को कह दूंगा। आप क्या करिए, टीचर से अलग कांटेक्ट कर लीजिए, उनको कहिए कि इसका लिंक मुझे फॉरवर्ड आउट कर दीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल पे व्यू नहीं कर रही हूँ, तो वो बता देंगे आपको। मैं टीचर्स को इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा उस तरीके से, ठीक है। ओके सर, थैंक इसकी यू। चिंता मत करिए, फिर आप उसको पीसी पे भी चेकआउट कर पाएंगे कभी भी। ठीक। क्या क्वेश्चन लिख लिए हैं बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल Yes, करना है sir. नीचे। 1 मिनट सर सिर्फ। थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं स्क्रॉल। एक दो क्वेश्चन और लगा रहा हूँ स्टार मार्क वाले, हैशटैग वाले, अगर आप कर पाए तो करिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कितने बेसिक्स क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एलसीएम ऑफ, थोड़ा सा स्मार्ट बच्चों के लिए भी अलग से क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं ना। एंड 18x रेज टू p x³। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना? आप ढंग से लिखें और मुझसे पूछते चलिए हर बात। y³ देन दूसरा क्वेश्चन, चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े से आपको सोच के करने हैं, ठीक। ये लिख लीजिए, आपका लिख के हो गया तो मैं कल के लिए क्या रीड करके आना है वो भी मैं आपको एक आइडिया दे के रखूंगा।